ये कहानी उस समय की है जब पूर्व की नदियां और मैदानों में छोटे छोटे जनसाम्राज्य एक दूसरे से भिड़ते, मिलते और विलय होते दिखाई देते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं के चलते 8वीं 6ठी शताब्दी पू से लेकर चौथी दूसरी शताब्दी पू तक उत्तर, पूर्व और पश्चिम उत्तर भारत में 16 महाजनपदों की उत्पत्ति और परिकल्पना हुई। ये महाजनपद आर्थिक, सैन्य, धार्मिक और राजनीतिक रूप से स्वयं में पर्याप्त से शक्तिशाली बन गए थे और कभी कभी गठबंधनों में, कभी कभी प्रतिद्वंद्विता में रहे। इस सामयिक उद्भव, विस्तार और अंत के काल आयाम की समग्र रूपरेखा पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाणों से मिलकर बनती है। अंगदेश गंगा के तट पर बसे हुए इस प्रदेश ने व्यापार और नाविक संपर्कों के कारण जल्दी धन संपदा अर्जित की। इसकी राजधानी चंपा को राजराज्य की दृष्टि से महत्व था। अंगा का उदय विषम काल में हुआ और अंततः मौर्यों से पहले ही मगध के साम्राज्य में विलीन कर दिया गया। बिंबिसार की मुहिम और मगध की बढ़ती महत्वाकांक्षा अंगा को मगध के अधीन लाने का कारण बनी। सिक्कों के प्रारंभिक प्रयोग और पंचलाक्षित चांदी के रूप में स्थानीय मुद्रा का चलन उस क्षेत्र के आर्थिक जीवन का परिचायक था। पुरातत्व और प्राचीन स्रोत इस निष्कर्ष के समर्थन में है। अश्मका दक्षिणी पथ के आसपास का साम्राज्य था, जो विंध्य आधारित दक्षिण उत्तर मार्ग पर स्थित था। यह महाजनपदों में वह अपवाद था जो विंध्य रेंज पार कर दक्षिण की ओर बढ़ा हुआ माना जाता है। अश्मक की राजधानी और उसकी राजपरिवारिक संरचना के बारे में स्रोतों में विविधता है, परंतु स्पष्ट है कि यह व्यापार मार्ग और लौहलौकिक संसाधनों के कारण आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहा और बाद के राज्यों के चक्र में आया। पैनिनी और बाद के ग्रंथों में अश्मकों का उल्लेख मिलता है। अवती की कहानी मध्य पश्चिम के मैदानों की है, जहां उज्जयिनी, दूर के स्रोतों में उज्जैनी तथा नंदा, सुक्टी, मनास जैसी नगरीय संरचनाएं उभरी। अवंती की राजनीतिक चालढाल और कला संस्कृति ने उसे तीव्र शक्ति बना दिया और मोहरों व स्थानीय नृशिल्पों में उसकी पहचान स्पष्ट दिखती है। अवंती का वैभव पश्चिम पूर्वी व्यापार और कला के मेल से बना। यह क्षेत्र शारीरिक रूप से भी रणनीतिक था, इसलिए कई सम्राटों ने इसे जीतने की ठानी। चेदी और वत्स के प्रदेश अपनी अपनी पुरानी राजकथाओं, उज्ज्वल नगरों और युद्धक परंपराओं के कारण जाने जाते हैं। चेदी के शासकों का उल्लेख महाकाव्यों में मिलता है और वत्स वैंसा वंश का परिवर्तित नाम का प्रभाव यमुना गंगा के संगम के पास रहा। इन प्रदेशों के शासक अनेक युद्धों में संलग्न हुए और स्थानीय मुहरे तथा लौह उपयोग दर्शाती हैं कि वे वन क्षेत्रों और कृषि में भी पीछे नहीं थे। स्थानीय पुरावशेष और साहित्यिक संदर्भ इसकी गवाही देते हैं। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। गंधार और कंबोजा की कहानी पश्चिम उत्तर की है, जहां भारतीय उपमहाद्वीप का संपर्क मध्य एशिया और फारस की दिशाओं से स्पष्ट दिखता है। तक्षशिला व पुष्कलावती जैसे नगर व्यापार, सेना और सांस्कृतिक विनिमय के केंद्र बने। यहाँ के शासक अक्सर विदेशी प्रभावों से जुड़ते दिखते हैं। सिक्कों और शिल्प कला में उनके संपर्क स्पष्ट हैं। बाद के कालों में यहाँ से संस्कृतियों का दूर तक प्रसार हुआ। काशी और कौशल की गाथा वेदोक्त और मिथकीय परंपराओं से जुड़ी हुई है। काशी वाराणसी न केवल धार्मिक केंद्र बना रहा बल्कि सामाजिक राजनीतिक रूप में भी महत्वपूर्ण रहा। कौशल का केंद्र श्रावस्ती था, जहां कालांतर में धार्मिक आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां उन्नत रहीं, और यह प्रदेश बुद्ध और महावीर जैन के जीवन परिसर के दौरान ऐतिहासिक महत्व का पृष्ठभूमि बना। कलश छोटी कल ग्रंथ और बौद्ध जैनी संदर्भ यहाँ की प्रधान साक्ष्य श्रेणी है। कुरु और पांचाल, ये दोनों ही महाजनपद वैदिक ऐतिहासिक श्रृंखलाओं से निकले और महाभारत जैसी महागाथाओं में इनकी उपस्थिति प्रारंभिक काल से मिलती है। कुरु पांचाल की सामाजिक राजनीतिक संरचना ने बाद के क्षत्रिय प्रणाली और नगर रचना के आयामों पर प्रभाव डाला। इनके राजा और कुल सामरिक तथा वैवाहिक नीतियों से अपने पड़ोसी क्षेत्रों पर प्रभाव रखते थे। पंचाल का उत्तर दक्षिण विभाजन तथा अहिक्षेत्र कपिल जैसे केंद्र राजनैतिक केंद्र रहे। मगध की कथा महाजनपदों में सर्वोपरि है। गंगा के मध्य भाग में स्थित यह प्रदेश राजनैतिक चालों, कृषि आधारित आय और मठ व्यापार के कारण जल्दी शक्तिशाली बना। हड़प्पा नवीन काल के बाद ये भाग 6ठी सदी
पू के आसपास उभरा और बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासकों के शासनकाल में मगध ने क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित किया। बिंबिसार ने वैवाहिक और कूटनीतिक गठजोड़ों के माध्यम से अंशों को जोड़ा, उदाहरण कौशल राजकुमारी से विवाह और काशी का दहेज, और अजातशत्रु ने वैग्जी संघ तथा अन्य राज्यों के साथ युद्धों के माध्यम से विस्तार किया। ये घटनाएं मगध को बाद में मौर्य साम्राज्य का केंद्र बनाने में मददगार रहीं। इस पूरे चरण के पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण विस्तृत हैं। मल्लों की परंपरा बेलगाम नहीं थी। मल गणराज्य विशेषकर कन्नौज कुंतींग क्षेत्र में दोनों मल बंधुओं के केंद्र ने शहरी संस्कृति, सैन्य व्यवस्था और धार्मिक संरक्षण की परंपरा रखी। ऐतिहासिक ग्रंथों में मल प्रमुखों का उल्लेख मिलता है और बौद्ध भारतीय स्मारक भी यहाँ के अन्वेषणों से जुड़े हैं। पुरातात्विक रिकवरी से इनके धार्मिक और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। मत्स्य, माचा और सूरसेन मथुरा क्षेत्र की कथाएं स्थानीय संस्कृतियों, कृषिक व्यवस्था और व्यापारिक केंद्रों से जुड़ी हैं। मत्स्य के विराटनगर परिचय में बैरेट या बायरेट का उल्लेख जैसे केंद्रों ने प्राचीन महाकाव्य कथाओं से संपर्क बनाए रखा, और सूरसेन मथुरा बाद में कला व शिल्प की दृष्टि से सुप्रसिद्ध हुआ। वज्जी लिच्छवी संघ का स्वरूप राजसत्तात्मक नहीं बल्कि संघीय गणतांत्रिक था। वैशाली इसका केंद्र और लिच्छवे इसके मुख्य घटक थे, जिनकी स्वायत्त परिषद और संगठित व्यवस्था उन्हें अपराजय बना देती थी। परंतु मगध के उदय और अजातशत्रु की दीर्घकालिक रणनीतियों ने अंततः इन्हें पराजित कर दिया। वैशाली से आए उत्खनन और अशोक स्तंभ, स्तूप आदि ने इस क्षेत्र की पुरातात्विक महत्ता को पुष्ट किया है। कंबोज और गंधार के साथ साथ पश्चिमोत्तर के संबंधों ने उपमहाद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जातीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए खुला रखा। यहाँ के सिक्के, बस्तियां और शिल्पकला पर्शियन, यूनानी और मध्य एशियाई प्रवृत्तियों से प्रभावित रही। नतीजन इस क्षेत्र ने बाद के बौद्ध कल्चर और मठ शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंचाल कुरुक्षेत्र का विस्तारित भाग होने के साथ ही एक सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ के राजवंशों के वैवाहिक संबंध और युद्धों ने महाभारत जैसे महाग्रंथों में उनकी छाप छोड़ी। पंचाल के उत्तरी और दक्षिणी विभाजन, नगरीय ढांचे और कृषि मानचित्र ने इस क्षेत्र को राजनीतिक दृष्टि से गतिशील रखा। वत्स क्षेत्र के प्रमुख केंद्र कौशाम्बी थे। यहाँ के राजा और सेनाएं गंगा के दौरे पर निर्भर थीं और समय समय पर मगध तथा कौशल के साथ टकराव में आए। कौशाम्बी के उत्खनन में प्राप्त सामग्री स्थानीय प्रशासनिक और संचारिक महत्व को दर्शाती है। यहाँ एक व्यापक परिप्रेक्ष्य देने के बाद महाजनपदों के प्रशासनिक स्वरूप में एक साझा पैटर्न दिखता है। 6ठी-4वीं शताब्दी में कुछ राज्यों ने राजशाही अपनाए तो कुछ संघवादी गणतांत्रिक स्वरूप में समृद्ध रहे। आर्थिक आधार कृषि, नदी व्यापार और उस समय की विश्व व्यापारिक कड़ियों, सागर मार्गों और भूमि मार्ग पर आधारित था। मुद्रा रूप में पंचमाक चांदी के सिक्के सबसे पहले सामान्य रूप से चलन में दिखते हैं, जो 7वीं-6ठी शताब्दी से प्रारंभ कर व्यापक हुए। ये सिक्के वाणिज्य और कर संग्रह के लिए प्रयुक्त हुए और बाद के शासकीय मुद्रानन का आधार बने। जहां तक यात्रियों और इतिहासकारों का प्रश्न है, महाजनपदों के समय 6ठी-4वीं शताब्दी के सीधे विदेशी यात्री कम ही प्रमाणित हैं। हमारे प्रमुख संसाध्य बौद्ध और जैन ग्रंथ, स्थानीय शिलालेख और बाद के क्लासिकल यूनानी विवरण अलेक्जेंडर के बाद यूनानी यात्रियों का दौर मिलकर इतिहास की झलक देते हैं। बाद के बड़े यात्रियों जैसे मैगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए हुए महाजनपदों के ठीक बाद होने वाले घटनाक्रमों को भी बताते हैं। चीनी यात्रियों फाहियान और हवेन सांग के विवरण बाद के काल के हैं, पर वे कई स्थानों के स्थल चरित्र और मठ कथा रेखांकित करते हैं। कुल मिलाकर स्थानीय ग्रंथ ही उस काल के सीधे इतिहास का प्राथमिक स्रोत हैं और बाद के विदेशी वर्णन उन्हें परिपूरक रूप से पुष्ट करते हैं। पुरातात्विक उत्खननों का इतिहास बताता है कि आधुनिक भारतीय पुरातत्व ने 19वीं सदी के मध्य से तीव्र गति पकड़ी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ऐसी के पहले चरणों में खुद कई प्रमुख स्थलों की पहचान कराई और बाद में केंद्र और राज्य ऐसी ने वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उदयगिरी और अन्य स्थलों में योजनाबद्ध उत्खनन किए। वैशाली के उत्खनन 1958-1962 ने वैग्जी संघ और वहां के संस्कारों के स्थूल पुरातात्विक प्रमाण दिए। अशोक स्तंभ, स्तूप, मठ संबंधी अवशेष आदि। इस आधुनिक उत्खनन कार्य और ऐतिहासिक शोध ने महाजनपदों के कालक्रम और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को समझने में निर्णायक भूमिका निभाई। यदि आपने यहां तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है
कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। स्कॉलरशिप की परंपरा में हेमनद राय चौधरी जैसे ऐतिहासिक लेखकों ने महाजनपदों के राजनीतिक मानचित्र का व्यवस्थित अध्ययन किया। नयानजोत लाहिड़ी जैसे समकालीन पुरातत्वविद और इतिहासकारों ने उत्खननों व लेखांतरिक स्रोतों के मिलान से नई व्याख्याएं दी। इन विद्वानों के संयोजन से ही हमने महाजनपदों के उदय, उनके शासकीय स्वरूप, युद्धकथा और पतन की समेकित तस्वीर प्रभावी रूप से खींची है। युद्धों और पतन की बात करें तो कई महाजनपदों का पतन क्षेत्रीय विस्तारवाद, आंतरिक विघटन और पड़ोसी शक्तियों विशेषकर मगध की सैन्य नीतियों से हुआ। उदाहरणार्थ वेग्जी संघ का पतन अजातशत्रु के लंबे संघर्ष और विद्रोह तोड़ने की चालों से हुआ। कई छोटी राज्य इकाइयां मगध के विस्तार के समय समाहित कर ली गईं और अंततः मौर्य काल के उदय ने इन्हें और अधिक केंद्रीकृत रूप में संलग्न कर दिया। संस्कृति और कलात्मक योगदान की बात हो तो महाजनपद काल ने नगर जीवन, मठ विकास, धर्मनिरपेक्ष आदर्शों की समृद्धि और शिल्प में परिष्कृत स्तर दिया। मंदिर, स्तूप, लघु स्थापत्य, मूर्तिकला से लेकर पंचमार्क सिक्कों पर बने चिन्ह इसी काल के साक्षी हैं। साथ ही मानव विकास के संदर्भ, शिलालेख, भंडार, औजार से यह काल इस उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक मोर्चे पर आरंभिक शहरीकरण और लौह आधारित कृषिक उन्नति का अभिज्ञापक है। पंचलाक्षित पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग और लौह आधारित औजारों की प्रचुरता इस काल के आर्थिक और सैन्य जीवन का परिचायक है। रुचिकर रूप में मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि महाजनपदों पर काम करने वाले पुरातात्विक स्थानों में भी विविधता है। भीमबेटका की शैल चित्रकला से लेकर अजंता एलोरा के बाद के मठ चित्रों तक मानव जीवन के कई पक्ष प्रकट होते हैं। महाजनपद काल के निकटतम उत्खनन वैशाली, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र से मिलने वाली एनबीपी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वारे जैसी मिट्टी की वस्तुएं, ग्रहाशेष और स्तूप धातु के अवशेष हमें उस युग की आर्थिक धार्मिक संस्कृति के ठोस प्रमाण देते हैं। वो समय था जब गंगा के मध्यम और दक्षिणी मैदानों में जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहा था। छोटे छोटे जनपद, नदी के किनारे बसे हुए गांव, हल और बीज की महक लिए खेत, नदी पर नावों की हल्की हलचल और बाजारों में चांदी के पंचमार्क सिक्कों की खनक, सब मिलकर एक ऐसा परिदृश्य तैयार कर रहे थे जो भविष्य में उपमहाद्वीप के सबसे बड़े साम्राज्यों की नींव बनेगा। मगध, जो अपने विस्तार और सैन्य शक्ति के कारण इन सभी महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, अपने समय में ही एक केंद्र बन गया था जहां न केवल शासन की गहरी समझ थी, बल्कि कला, धर्म और सामाजिक व्यवस्था का भी समुचित विकास हुआ था। मगध का उदय गंगा और सोन के मैदानों में 6वीं-5वीं शताब्दी पू के बीच हुआ। प्रारंभिक शासक बिंबिसार थे, जिनके समय मगध ने न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी मजबूती हासिल की। बिंबिसार ने अपने शासन के आरंभ में अपने पड़ोसी जनपदों के साथ वैवाहिक गठजोड़ किया। कौशल की राजकुमारी के साथ विवाह ने उसे न केवल राजनीतिक स्थिरता दी, बल्कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी मगध को लाभान्वित किया। बिंबिसार ने राजधानी राजगृह राजगीर को अत्यंत संगठित और सुरक्षित नगर में बदल दिया। नगर की दीवारें, पहरेदार टावर, जल स्रोत और मार्ग विन्यास सब इसके प्रशासनिक कौशल का प्रमाण थे। वित्तीय व्यवस्था में बिंबिसार ने स्थानीय चांदी और तांबे की सिक्कों का व्यापक प्रयोग किया। पंचमार्क सिक्कों के माध्यम से व्यापार और कर संग्रह ने राज्य को समृद्ध बनाया। इस समय मगध की सेना इतनी सुसज्जित थी कि वह अपने पड़ोसी जनपदों के साथ युद्ध में सफल हो सके। बिंबिसार ने अंगा, कौशल और काशी के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया। उसकी कूटनीतिक समझ और सैन्य नीति ने मगध को क्षेत्रीय प्रभुत्व प्रदान किया। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु ने सिंहासन संभाला। अजातशत्रु का शासन अधिक आक्रामक और विस्तारवादी था। उसने वेग्जी संघ और अन्य गणराज्यों के साथ लगातार युद्ध किए और धीरे धीरे उन्हें अपने अधीन कर लिया। अजातशत्रु ने राज्य की केंद्रीय शक्ति को मजबूत किया और नगरों तथा आर्थिक केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। इस दौरान मगध ने पाटलिपुत्र की नींव रखी, जो बाद में मौर्य साम्राज्य का महान केंद्र बनकर उभरा। अजातशत्रु ने अपने प्रशासनिक और सैन्य कौशल से मगध को उत्तर भारत का प्रमुख साम्राज्य बना दिया।